तो आज हम एक ऐसे सफर पर नजर डाल रहे हैं जो गैरी इंडियाना की गलियों से शुरू होकर पूरी दुनिया में छा गया। माइकल जैक्सन, जिन्हें लोग किंग ऑफ पॉप कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि ये सिर्फ शोहरत की कहानी नहीं है। इसमें कमाल की प्रतिभा है, उतार चढ़ाव हैं और कुछ जटिलताएं भी हैं। सही, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 29 अगस्त 1958 माइकल का जन्म हुआ एक वर्किंग क्लास अफ्रीकन अमेरिकन परिवार में। जी। 9 भाई बहनों में से एक थे वो, और उनके पिता जोसेफ जैक्सन, उन्होंने ही अपने बेटों का बैंड बनाया द जैक्सन 5। और माइकल तो बहुत छोटे थे, शायद 5 साल के, जब उन्होंने गाना शुरू किया। हाँ बिल्कुल, और बहुत जल्दी ही अपनी आवाज और स्टेज पर उनकी जो एनर्जी थी उससे वो बैंड के मेन अट्रैक्शन बन गए। फिर मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ उनका जुड़ना, वो तो एक बड़ा मोड़ था 1969 में। बिल्कुल। मोटाउन उस वक्त बहुत बड़ा नाम था और उनके गाने जैसे आई वॉन्ट यू बैक, ABC, ये सब तो सीधे टॉप पर पहुंच गए। मतलब छोटी सी उम्र में ही सुपरस्टारडम देख लिया उन्होंने। हाँ, जैक्सन 5 बहुत कामयाब रहा, लेकिन माइकल की अपनी एक अलग पहचान बनाने की ख्वाहिश थी। तो 70s के आखिर में उन्होंने सोलो जाने का सोचा। और 1979 में आया ऑफ द वॉल क्विंसी जोन्स के साथ। हाँ, वो एल्बम भी हिट था। डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ के लिए उन्हें पहला ग्रैमी भी मिला, लेकिन असल धमाका तो होना बाकी था। 1982 जी। थ्रिलर, इस एल्बम के बारे में क्या कहा जाए? मतलब इतिहास बन गया वो तो। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम आज तक, 10 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी उसकी। अविश्वसनीय। और सिर्फ बिक्री नहीं, उसने म्यूजिक इंडस्ट्री को जैसे बदल ही दिया। सही कहा। वो सिर्फ गाने नहीं थे, बिली जीन, बीट इट, थ्रिलर, इनके म्यूजिक वीडियोस, खासकर थ्रिलर का वो 14 मिनट का वीडियो। हाँ, वो तो एक शॉर्ट फिल्म जैसा था। जॉन लैंडिस ने डायरेक्ट किया था ना? जी हाँ, उसने म्यूजिक वीडियो बनाने का तरीका बदल दिया और MTV पर नस्लीय बाधाएं तोड़ने में भी मदद की। और मून वॉक, वो पहली बार थ्रिलर के टाइम ही देखा दुनिया ने। बिल्कुल, मोटाउन 25 वाले शो में। वो परफॉर्मेंस तो आज भी याद की जाती है। उनका वो ग्लव, हैट, हाँ, उनका पूरा स्टाइल ही आइकॉनिक बन गया। स्टेज पर तो उनकी एनर्जी कमाल की होती थी। बिल्कुल। वो एक कंप्लीट परफॉर्मर थे। फिर थ्रिलर के बाद भी रुके नहीं, बैड आया 1987 में। उसके भी लगभग 6 गाने हिट थे, स्मूथ क्रिमिनल, मैन इन द मिरर। हाँ, और फिर डेंजरस 1991 में। उसमें ब्लैक और व्हाइट जैसे गानों से उन्होंने सामाजिक मुद्दों को भी छुआ, नस्लीय समानता की बात की। तो संगीत के साथ साथ उनका एक मानवीय पहलू भी था जो दिखता है। हील द वर्ल्ड फाउंडेशन उन्होंने बनाई थी। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए भुखमरी, बीमारियां, इन सब के खिलाफ उन्होंने काफी काम किया। चैरिटी में बहुत दान दिया। और वो गाना वी आर द वर्ल्ड लायनल रिची के साथ, वो भी तो चैरिटी के लिए ही था। हाँ, वो अफ्रीका में अकाल पीड़ितों के लिए था। एक बहुत बड़ा प्रयास था वो। लेकिन फिर 90s के दशक में चीजें थोड़ी बदली। हाँ, वो दौर थोड़ा मुश्किल रहा। उन पर कुछ गंभीर आरोप लगे। जी, खासकर बच्चों से जुड़े मामले, कानूनी लड़ाइयां चलीं, काफी विवाद हुआ। हालांकि ज्यादातर मामलों में वो बरी हुए, पर उनकी इमेज पर असर तो पड़ा। ये बात सही है, इसका असर तो रहा। पर उनका संगीत तो तब भी पॉपुलर था। हाँ, लोकप्रियता बनी रही। लेकिन फिर 25 जून 2009 को अचानक उनके निधन की खबर आई, कार्डियक अरेस्ट। वो सिर्फ 50 साल के थे। पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था वो अपने कमबैक टूर दिस इज इट की तैयारी कर रहे थे। उनकी विरासत तो खैर बहुत बड़ी है। 1 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड्स बिके, 13 ग्रैमीज, न जाने कितने और अवार्ड्स। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें मोस्ट सक्सेसफुल एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम कहा। उनका असर आज भी महसूस होता है, म्यूजिक में, डांस में, फैशन में, म्यूजिक वीडियोस में, हर जगह। तो कहानी है एक असाधारण प्रतिभा की, जो गैरी इंडियाना से निकलकर ग्लोबल आइकॉन बना। हाँ, संगीत, डांस, स्टाइल, समाज सेवा, सब कुछ था उसमें। लेकिन साथ ही कुछ जटिलताएं भी थीं। और शायद यहीं पर सोचने वाली बात है, जब हम किसी कलाकार की इतनी बड़ी कलात्मक उपलब्धियों को देखते हैं और साथ ही उनके जीवन के विवादों को भी, तो हम उन्हें कैसे समझें? क्या कला को कलाकार से अलग किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और माइकल जैक्सन की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। उनकी यात्रा का स्थायी संदेश शायद यही है, या शायद कुछ और। ये सोचने वाली बात है।